Good morning, students. How are you? I hope you are fine. Today we learn 10th class Science, Chapter 6, Life Process, Subtopic Question Answer, Part 2. देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बींग्स। किस तरह से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मनुष्य के अंदर ट्रांसपोर्ट होती है ह्यूमन बीइंग के अंदर। हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टू ऑल दी बॉडी सेल। हमारे शरीर में जो हीमोग्लोबिन होता है रेड ब्लड सेल के अंदर, वो क्या करता है, ऑक्सीजन को पूरी बॉडी के सभी सेलों तक पहुंचाता है फॉर सेलुलर रिस्पिरेशन के माध्यम से। दी हीमोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट इन ब्लड गेट अटैच टू O2 मोलिकुल्स। वो किसी साथ अटैच हो जाता है O2 मोलिकुल के साथ। दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ब्रेथिंग, क्योंकि जो ऑक्सीजन जब हम सांस लेते हैं तो हमारे अंदर चली जाती है और वो ऑक्सीजन किसके साथ अटैच हो जाती है, पिगमेंट जो होता है हीमोग्लोबिन का उसके साथ। इट दस फॉर्म्स ऑक्सी हेमोग्लोबिन, उससे फिर क्या बन जाता है, ऑक्सी हेमोग्लोबिन बन जाता है, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन मिलके। एंड दी ब्लड बिकम्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है, फिर वो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है। दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल दी बॉडी सेल, सारी की सारी बॉडी सेल के द्वारा तक पहुंच जाता है, किसके द्वारा, हार्ट के द्वारा। आफ्टर गिविंग अवे O2 टू दी बॉडी सेल, सारी सेलों को बॉडी को ऑक्सीजन मिल जाता है। ब्लड टेक्स CO2, फिर ब्लड वहाँ से क्या लेता है, सेलों में से वापस क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड। विच इज एंड प्रोडक्ट ऑफ सेलुलर रिस्पिरेशन, जो सेलों का रिस्पिरेशन होता है उसका आखिरी का प्रोडक्ट जो बनता है वो क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। एनर्जी रिलीज होती है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है। नाउ दी ब्लड बिकम डीऑक्सीजनेटेड, और ब्लड क्या हो जाता है, डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है, मतलब ऑक्सीजन की मात्रा उसमें क्या हो जाती है, कम हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। सिंस हीमोग्लोबिन से पिगमेंट हैज़ लेस एफिनिटी फॉर CO2, और CO2 के लिए उसकी एफिनिटी क्या होती है, कम होती है, तो इसीलिए फिर देखिए CO2 इज मेनली, CO2 जो ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्टेड इन द डिजोल्व फॉर्म, CO2 डिजोल्व फॉर्म में ट्रांसफर होती है। दिस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गिव CO2, किसको देता है, वापिस लंग्स में भेज देता है, एल्वोली एंड टेक O2 इन रिटर्न, और वापस क्या लेता है, फिर दोबारा ऑक्सीजन लेता है। इस तरह से सर्कुलेशन चलता रहता है। इसके बाद नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ आर दी लंग्स डिजाइन इन ह्यूमन बीइंग टू मैक्सिमाइज द एरिया फॉर एक्सचेंज गैस। हमारे लंग्स फेफड़े किस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं ताकि गैसों का ज़्यादा से ज़्यादा एक्सचेंज हो सके, क्योंकि हम सांस लेते हैं, अंदर हमारे जो हवा जाती है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, जो छोड़ते हैं वापस डीऑक्सीजनेटेड होती है जो, तो वो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सचेंज हो गैसों का, तो किस तरह से हमारे जो लंग्स है वो डिज़ाइन होते हैं। देखिए, exchange of gas take place between the blood capillaries that surround the alveoli and the gas is present in the alveolis। देखिए, अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात यहाँ पे कर रहे हैं फेफड़ों की, जिस तरह से हमारे अगर फेफड़े होते हैं, दो फेफड़े होते हैं हमारे, जिस तरह से इस साइड है और दूसरा इस तरफ है, तो फेफड़ों के अंदर भी जिस तरह से ये फेफड़े हैं, फेफड़ों के ऊपर गुब्बारे लाइक स्ट्रक्चर छोटी छोटी सी होती हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से एल्वोली जिसको हम बोल रहे हैं, और वो एल्वोली के ऊपर नर्वस सिस्टम हमारी बिल्कुल कैपिलरी, बिल्कुल बारीक बारीक नसें जो होती हैं वो होती हैं, वो पूरे आगे दूसरी बॉडी के जो पार्ट्स हैं, सेल्स आगे उनके साथ कांटेक्ट में होती हैं। तो होता क्या है, जिस तरह से वो ऑक्सीजन यहाँ पे आती है, एल्वोली के अंदर चली जाती है, एल्वोली का साइज क्या होता है, मतलब कि बड़ा हो जाता है काफ़ी, उसके अंदर हवा चली जाती है, और उसकी जो उसके ऊपर से जो नर्वस हैं, कैपिलरीज हैं बारीक बारीक, तो वो कांटेक्ट में होती है पूरी आगे बॉडी के साथ, और वहाँ से जो ब्लड के माध्यम से तो वो ऑक्सीजन को क्या करती हैं, आगे सेलों तक पहुँचा देती हैं, या कार्बन डाइऑक्साइड को वापस मतलब कि एल्वोली तक फिर वापस आ जाती है और बाहर छोड़ देती हैं। फिर जो वेन्स और आर्टरीज दोनों तरह की
कैपिलरीज इनके साथ होती हैं। देखिए, एक्सचेंज गैस टेक्स प्लेस बिटवीन द ब्लड कैपिलरी के बीच में होता है। ब्लड कैपिलरी जैसे अलवोली के ऊपर मैंने बताया था तो अटैच होती हैं, दैट सराउंड दी अलवोली के ऊपर। द गैस प्रेजेंट इन द अलवोली, दस द अलवोली आर द साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैस। इसका मतलब गैसों का एक्सचेंज कहाँ से होता है? अलवोली से होता है। द lungs get filled up with air during the process of inhalation as ribs are lifted up। जब हम सांस लेते हैं वायु अंदर जाती है तो हमारे जो रिब क्या होते हैं ऊपर की तरफ हो जाती है, ऊपर की तरफ हो जाती है। डायफ्राम फ्लैटेड नीचे की तरफ चला जाता है। द एयर दैट इज रस्ट इनसाइड द लंग्स, जो फेफड़ों के अंदर हवा जाती है। फिल दी नुमरस एल्वोली प्रेजेंट इन द लंग्स, क्योंकि बहुत सारे एल्वोली होते हैं जो लंग्स के ऊपर होते हैं, उनको भर देती है वो। ईच लंग्स कंटेन यानी कि 300 to 3500 मिलियन एल्वोलीज, इतने एल्वोलीज होते हैं तो उनमें सभी में क्या होती है? वायु भरी जाती है। दीज नुमेरस एल्वोली इंक्रीज दी सरफेस एरिया, जिससे सरफेस एरिया क्या हो जाता है? गैस के लिए बढ़ जाता है और ज़्यादा गैसों का एक्सचेंज हो जाता है। एक्सचेंज मेकिंग द प्रोसेस ऑफ रिस्पिरेशन मोर एफिशिएंट, ज़्यादा रिस्पिरेशन होता है फिर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अगले सब टॉपिक का, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग? ह्यूमन बीइंग के ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होता है उसके लिए कंपोनेंट कौन कौन से ज़रूरी हैं? व्हाट आर द फंक्शन ऑफ दिस कंपोनेंट, और इनके फंक्शन क्या हैं? देखिए, मेन कंपोनेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम ह्यूमन बीइंग आर द हार्ट। मेन फंक्शन किसका है? हार्ट का, ब्लड का और ब्लड वेसल का। देखिए, हार्ट क्या करता है? पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू दी बॉडी। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है वो ब्लड पूरी बॉडी तक पहुंचाता है। इट रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम दी वेरियस बॉडी पार्ट, और बाकी की जो बॉडी के पार्ट से सेलों से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको वापस इकट्ठा करके फिर यानी कि जो इम्प्योर ब्लड हो जाता है उसको ब्लड टू दी लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन, फिर लंग्स में वापस ले आता है। इसके बाद है ब्लड। ब्लड इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू है ब्लड, मतलब कि लिक्विड के रूप में, फ्लूइड के रूप में, मतलब कि इट हेल्प इन दी ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है ब्लड के माध्यम से। न्यूट्रिशन इसके द्वारा CO2 एंड नाइट्रोजनियस वेस्ट, उनके सभी के अंदर मतलब कि ब्लड के अंदर से वो ट्रांसपोर्ट होती हैं, ब्लड के बीच में ही होती हैं वो। इसके बाद है ब्लड वेसल्स। देखिए, आर्टरीज और वेन्स। आर्टरीज तो है मतलब कि ऑक्सीजन जनरेटेड ब्लड को ट्रांसफ़र करती हैं, और ये कार्बन डाइऑक्साइड वाले को वेन्स वापस हार्ट में पहुंचाती हैं, या कैपिलरीज इन दोनों को जोड़ती हैं बीच में। तो ये सारा ब्लड ट्रांसपोर्ट करती हैं पूरी बॉडी में। कैरी ब्लड आइदर अवे फ्रॉम वन हार्ट टू वेरियस ऑर्गन्स, हार्ट से शरीर के दूसरे पार्टों तक ट्रांसपोर्ट करती हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है, वाई इज नेसेसरी टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन मैमल्स एंड बर्ड्स? देखिए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है, डीऑक्सीजनेटेड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है, उनको अलग अलग करना ज़रूरी क्यों है? मैमल्स मतलब कि अगर हम बात करते जैसे मनुष्य है या फिर बर्ड्स है, इनके अंदर अलग करना क्यों ज़रूरी है दोनों को? देखिए, वार्म ब्लडेड एनिमल्स सच एज बर्ड्स एंड मैमल्स, जो पक्षी हैं और स्तनधारी जिसको हम बोलते हैं मैमल्स, वो ब्लड उनका क्या है? गर्म होता है। वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं मैमल्स। मेंटेन ए कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, एक कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, बॉडी का एक फिक्स टेम्परेचर मेंटेन करके रखना होता है इनको। बाय कूलिंग देमसेल्फ दी व्हेन दे आर इन हॉटर इन्वायरमेंट एंड बाय वार्मिंग दियर बॉडी व्हेन दे आर इन कूलर इन्वायरमेंट। देखिए, जब टेम्परेचर कूलिंग टेम्परेचर वाई दियर आर इन हॉटर, जब ज़्यादा गर्म होते हैं गर्म इन्वायरमेंट में तो इनको ठंडा रखना होता है, और जब ठंडे इन्वायरमेंट में होते हैं शरीर को गर्म रखना पड़ता है। हैंस दीज एनिमल्स रिक्वायर मोर ऑक्सीजन फॉर सेलुलर रिस्पिरेशन, इसलिए इनको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है सेलुलर रिस्पिरेशन के लिए। सो दैट दी कैन प्रोड्यूस मोर एनर्जी टू मेंटेन दियर बॉडी टेम्परेचर, जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन वहाँ पे जाएगी उससे एनर्जी भी इतनी ज़्यादा मिलेगी, और एनर्जी मिलेगी तो टेम्परेचर उसका बॉडी का मेंटेन रहेगा।
दस इट इज़ नेसेसरी, तो इसलिए ये ज़रूरी है फॉर देम टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो दियर सर्कुलेशन सिस्टम इज मोर एफिशिएंट दैट कैन मेंटेन दियर कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, इसलिए इनका सर्कुलेटर सिस्टम इस तरह का है वर्ल्ड का, ताकि बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे। इसके बाद नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम के कंपोनेंट इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट के केस में कौन कौन से हैं। देखिए भाई, इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट, ज़्यादातर प्लांट्स के अंदर देयर आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ कंडक्टिंग टिश्यूज़, दो तरह की कंडक्टिंग टिश्यूज़ हैं। उत्तक है मुख्य रूप से जाइलम्स और फ्लोएम्स। जाइलम्स क्या करती हैं, कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सोइल, मिट्टी से मिनरल्स और वाटर लेके पूरे पौधे के हर एक पार्ट तक पहुंचाती हैं। वाया रूट टू द रेस्ट ऑफ द प्लांट, ये कौन सा टिश्यू करता है, जाइलम्स। सेकंड जो टिश्यू है फ्लोएम्स, जो है ट्रांसपोर्ट अमीनो एसिड एंड फूड मटेरियल, यानी कि भोजन का ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम लीव्स, जो पत्तियों में बना होता है वहाँ से पूरी बॉडी तक पौधे की, डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ आर वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट। देखिए उसी से मिलता जुलता ही क्वेश्चन है ये, हाउ आर वाटर एंड मिनरल्स, वाटर की बात हमने अभी करी थी पीछे, और मिनरल्स की बात भी हमने करी थी, किस तरह ट्रांसपोर्ट होते हैं। कंपोनेंट ऑफ जाइलम टिश्यू, जब भी मैंने बताया था जाइलम टिश्यू वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट करती है, यानी कि ट्रेचेट्स एंड वेसल्स जो होती हैं पौधे के अंदर, ऑफ रूट स्टीम एंड लीव्स आर इंटरकनेक्टेड टू फॉर्म ए कंटिन्यूस सिस्टम ऑफ वाटर, ताकि इनका एक जाल हो वेसल्स का, और वो पूरे पौधे में लगातार ट्रांसपोर्ट हो सके मिनरल्स और वाटर। कंडक्टिंग चैनल्स दैट रीचेज ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट, सभी पार्ट्स तक जो पहुंचते हैं। द ट्रांसपिरेशन क्रिएट ए सक्शन प्रेशर, जो ट्रांसपिरेशन होता है एक खिंचाव होता है जड़ से ऊपर की तरफ तक, चोटी तक, पूरे के पौधे तक पानी या मिनरल्स पहुंच सकें। एज अ रिजल्ट विच वाटर इज फोर्स इनटू द जाइलम सेल, जाइलम सेल या जो टिश्यूज है वो फोर्स लगाती हैं ऑफ द रूट। देन देयर इज ए स्टेडी मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम रूट जाइलम टू ऑल प्लांट, ताकि जड़ से पूरे पौधे के सारे पार्ट्स तक पानी या मिनरल्स जो है पहुंच सकें। थ्रू दी इंटरकनेक्टेड वाटर कंडक्टिंग चैनल्स, जो वाटर कंडक्टिंग चैनल्स मतलब जो पौधों की ट्रेचेट्स या वेसल्स हैं, जो जिस तरह से हमारी नस नाड़ियाँ उसी तरह से होती हैं ये, तो पूरे पौधे तक पहुंचाई जा सकें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ इज फूड ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट, पौधों में भोजन कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, अभी पीछे बात हम कर रहे थे। देखिए फ्लोएम्स ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल्स फ्रॉम द लीव्स टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट, जो फ्लोएम टिश्यूज है वो क्या करता है, पत्तियों से भोजन जो बन जाता है उसको पूरे पौधे के पार्ट, सभी पार्टों तक पहुंचाता है। द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन फ्लोएम इज अचीव बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी। देखिए एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट्स जो होता है एनर्जी के रूप में होता है, एनर्जी के स्टोर होती है। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस ओस्मोटिक प्रेशर इन द टिश्यू इंक्रीज काजिंग वाटर टू मूव इनटू इट, जिससे वो मूव करता है, प्रेशर प्रोड्यूस होता है। द प्रेशर मूव द मटेरियल्स इन द फ्लोएम टू द टिश्यू विच हैव लेस प्रेशर। देखिए तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, ताकि वो मटेरियल से मूव कर सके। दिस हेल्पफुल इन मूविंग मटेरियल अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द प्लांट। अब पौधे की जहाँ पे ज़रूरत होगी जिस भी भोजन की, प्रेशर अगर कम होगा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो फूड्स है मटेरियल्स हैं वो चला जाएगा। फॉर एग्जांपल फूड मटेरियल सच एज सुक्रोज इज ट्रांसपोर्टेड इनटू द फ्लोएम टिश्यू यूजिंग एटीपी एनर्जी। अगर हम बात करते हैं फूड मटेरियल सुक्रोज की, वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है फ्लोएम टिश्यू के द्वारा, एनर्जी यूज कौन सी करता है, एटीपी, यानी कि एडिनो साइन ट्राइफॉस्फेट जो एनर्जी के रूप में होती है। इसके बाद नेक्स्ट सब टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 1 है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन्स। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर और
फंक्शन बताना है, जिस तरह से हमारी किडनी की वर्किंग होती यही करते हैं, नेफ्रॉन के द्वारा ही होती है। नेफ्रॉन आर बेसिक फिल्ट्रेटिंग यूनिट ऑफ किडनी। किडनी की फिल्टर करने की जो यूनिट है, मुख्य कार्य जो करता है वो कौन करता है? नेफ्रॉन करता है। ईच किडनी पोसेसिज लार्ज नंबर ऑफ नेफ्रॉन अप्रोक्सीमेटली 1 से लेके 1.5 मिलियन। एक किडनी में 1 से लेके 1.5 मिलियन तक के नेफ्रॉन्स होते हैं। द मेन कंपोनेंट ऑफ द नेफ्रॉन्स आर ग्लोमेरुलस, बोमेन्स, कैप्सूल्स एंड लॉन्ग रेनल ट्यूबल। ये इसके नेफ्रॉन्स के पार्ट्स हैं। देखिए एक एक करके मैं सारे पार्ट्स बता रहा हूँ अभी। देखिए स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन्स है। देखिए ये बोमेन्स कैप्सूल्स है, ये बाहर का जो ये पार्ट है ये बड़ा। और ब्रांची ऑफ रियल आर्टरीज है, ये यहाँ से एंट्री होती है। यहाँ पे जो ब्लड वगैरह या जो यूरिन वेस्ट जो होती है यहाँ से एंट्री आती है। रेनल आर्टरीज, ब्रांचेज ऑफ रेनल वेन्स। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जिसमें ज़्यादा होती है ब्लड वो नीले से दिखाई हुई है, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा वो रेड से दिखाई हुई है आर्टरीज। ऐसे ही ग्लोमेरुलस, ये इसके अंदर के जो पार्ट्स होता है, इसके अंदर में कैप्सूल्स के अंदर का जो पार्ट्स है इसमें देखिए ये वाले जो पार्ट है अंदर ये। इसी तरह से ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन्स, ये ट्यूबुलर पार्ट है जो ये दिखा रखा है पीले से रंग का ये सारा। और यहाँ पे है कलेक्टिंग डक्ट, जो वेस्ट जो बच जाता है सारा फिल्टर होके वो इसमें से निकलता हुआ यहाँ से निकलता है कलेक्टिंग डक्ट से। तो इसके बाद द फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन के फंक्शन क्या हैं, क्या क्या कार्य करता है ये देखिए। द ब्लड इंटर द किडनी, किडनी में से जो ब्लड होता हुआ थ्रू द रेनल आर्टरीज, अभी दिखाई थी मैंने ऊपर। विच ब्रांचेज इनटू मैनी कैपिलरीज, छोटी छोटी कैपिलरीज बढ़ जाती है एसोसिएटेड विद ग्लोमेरुलस, उसके अंदर बंट जाती है ये। द वाटर एंड सोल्यूट आर ट्रांसफर टू द नेफ्रॉन एट ब्रोमन कैप्सूल, जो वाटर है या और सोल्यूट है ट्रांसपोर्ट होता है नेफ्रॉन के कहाँ पे? बोमेन्स कैप्सूल के अंदर। इसके बाद इन अगले जो पार्ट्स हैं, इन प्रोक्सिमल्स ट्यूबल्स, इसके अंदर सम सब्सटेंस सच एज अमीनो एसिड, ग्लूकोज, साल्ट आर सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब एंड अनवांटेड मॉलिक्यूल्स आर एडिड इनटू यूरिन, वो इसके अंदर ऐड हो जाते हैं। द फिल्ट्रेट देन मूव डाउन टू लूप ऑफ हेनल्स, वहाँ पे चला जाता है। हेयर मोर वाटर इज अब्जॉर्व, और ज़्यादा पानी अब्जॉर्व कर लिया जाता है। फ्रॉम हेयर द फिल्ट्रेट मूव अपवर्ड इनटू द डिस्टिल्ड ट्यूबल्स, डिस्टिल्ड ट्यूब होते हैं उनमें चला जाता है। फाइनली टू द कलेक्टिंग डक्ट में पहुंच जाता है। फिर कलेक्टिंग डक्ट कलेक्ट यूरिन फ्रॉम मैनी नेफ्रॉन्स, वहाँ से वो पेशाब यानी कि यूरिन जो इकट्ठा कर लेती है। द यूरिन फॉर्म इन ईच किडनी इंटर ए लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड यूरेटर, आगे पतली लंबी ट्यूब में चला जाता है यूरिन वहाँ से, जिसको यूरेटर बोल रहे हैं। फ्रॉम यूरेटर्स इट गेट ट्रांसपोर्ट टू यूरिनरी ब्लेडर में चला जाता है एंड देन इनटू द यूरेथ्रा, वहाँ तक पहुँच जाता है पेशाब। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट आर द मेथड यूज बाय प्लांट टू गेट राइड ऑफ एक्सीडेटरी प्रोडक्ट। देखिए किस मेथड से जो एक्सीडेटरी प्रोडक्ट हैं वो मतलब कि बाहर निकाले जाते हैं पौधों के द्वारा, वेस्ट प्रोडक्ट। प्लांट्स आर कंप्लीटली डिफरेंट स्ट्रेटजी फॉर एक्सीडेशन दैट दोज ऑफ एनिमल, पौधों का जो एक्सीडेटरी सिस्टम होता है वो मनुष्य से काफ़ी डिफरेंट होता है एनिमल से। दी कैन गेट राइड ऑफ एक्सेस वाटर बाय ट्रांसपीरेशन, काफ़ी मात्रा में पानी ये छोड़ते हैं ट्रांसपीरेशन के द्वारा, इवेपोरेशन के द्वारा भी छोड़ते हैं। फॉर अदर वेस्ट प्लांट यूज दी फैक्ट दैट मैनी ऑफ दियर टिश्यू कंसिस्ट ऑफ डेड सेल, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो उसकी डेड सेल के माध्यम से वो छोड़ देते हैं। एंड दी कैन इवन लॉस सम पार्ट सच एज लीव्स, वो डेड सेल वगैरह कई बार पत्तियाँ वगैरह पत्तों की गिर जाती हैं पौधों की,
तो वो उनके माध्यम से भी अपना जो मतलब कि वेस्ट है तो वो रिमूव कर देते हैं। मैनी प्लांट वेस्ट प्रोड्यूस आर स्टोर इन दी सेलुलर वोकल्स, कई में सेलुलर वोकल्स होता है, जैसे वेस्ट प्रोड्यूस में स्टोर इन दी लीव्स दैट फॉल ऑफ, वो नीचे गिर जाती हैं। अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर एज रेजिन्स एंड गम्स, कई पौधों में से जिस तरह से लिक्विड निकलता है या गूंद निकलता है वो भी क्या है, एक वेस्ट प्रोडक्ट ही है। स्पेशली इन ओल्ड जाइलम प्लांट्स आल्सो एक्सक्रीट सम वेस्ट सब्सटेंस इनटू द सोइल एंड अराउंड देम, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट जड़ों के माध्यम से मिट्टी के अंदर ही पौधे छोड़ देते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, हाउ इज अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस रेगुलेटेड, लगातार पेशाब किस तरह से प्रोड्यूस होता रहता है। द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ एक्सेस वाटर, जितना ज़्यादा शरीर में ज़्यादा पानी होगा उतना ही ज़्यादा यूरिन बनेगा। एंड डिजोल्व वेस्ट प्रेजेंट इन द बॉडी, और कितने वेस्ट बॉडी के अंदर है उसके हिसाब से। सम अदर फैक्टर्स सच एज हैबिटेट ऑफ एन organisms and hormones such as antidiuretic hormones also regulate the amount of urine produced, कुछ कई बार कुछ हार्मोनिक या हैबिचुअल से प्रॉब्लम्स होती हैं, उनकी वजह से भी यूरिन प्रोड्यूस होता है। आज हम यहीं तक करते हैं, फिर भी कोई भी समस्या है पूछ सकते हैं। हमारे सभी सब टॉपिक के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।